नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तुलनात्मक विश्व संविधान वाली सब्जेक्ट पर हम डिस्कस कर रहे थे, वर्ल्ड कॉम्परेटिव कॉन्स्टिट्यूशन पर। दोस्तों, हालांकि ये सब्जेक्ट जो है विश्व संविधान के नाम से भी है, तो कुछ यूनिवर्सिटियां इसको तुलनात्मक विश्व संविधान के नाम से पढ़ा रही है आपको, और कुछ यूनिवर्सिटियां आपको विश्व संविधान के नाम से भी पढ़ा रही है। दोनों ही सब्जेक्ट सेम है। तो जो विश्व संविधान वाला सब्जेक्ट है वो सेकेंड ईयर में आता है, और तुलनात्मक विश्व संविधान वाला जो सब्जेक्ट है ये बीए थर्ड ईयर में पढ़ाया गया है। तो कोई भी दोस्त कंफ्यूज ना हो, यदि आप बीए सेकेंड ईयर के छात्र हैं तो भी आप इसको एज इट इज फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम यहां पर भी कुछ विशेष राष्ट्रों के संविधान पर डिस्कस करने वाले हैं, उनकी राजनीतिक व्यवस्था पर डिस्कस करने वाले, जैसा कि अभी ब्रिटेन का चल रहा है। क्लियर है? तो आइए आज के सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। अभी चूंकि इस सेशन में हम ब्रिटिश राज व्यवस्था से संबंधित बात कर रहे थे, तो आज के सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं ब्रिटिश राजनीतिक दलों के बारे में, और विशेष रूप से दलों की भी हम महत्व और विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले ही बता दूं, ब्रिटिश राजनीतिक दलों पर दो भाग में सेशन आने वाले हैं। दैट मींस ये कि इसको आप भाग एक समझ लीजिए, पार्ट एक समझ लीजिए। कल वाले भाग में जो है हम ब्रिटिश राजनीतिक दलों की चर्चा करेंगे, जो जो दल वहां पर अभी वर्तमान में विद्यमान है, प्राचीन समय से लेकर आज तक जो विद्यमान है, उन सभी दलों पर हम कल वाले सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। आगे बढ़े उससे पहले फटाफट थोड़ा सा प्रमोशन कर दें आप लोगों के लिए, जो नए छात्र अभी भी ज्वाइन करा है उन लोगों ने। सबसे पहली बात तो इस प्लेटफॉर्म पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना है जो यूट्यूब पर चैप्टर वाइज चैप्टर नहीं मिल रहा है, तो डिटेल में पढ़ना है, तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। डिटेल में चैप्टर वाइज चैप्टर, और वो भी नोट्स के साथ, पीडीएफ नोट्स के साथ में लगभग सभी सब्जेक्ट हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल करवा दिए गए हैं। जहां से आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको आसानी से आपका अपना जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है ना, उस सब्जेक्ट को क्लिक कीजिए, चैप्टर बाय चैप्टर क्लासेस खुल के आपके सामने आ जाएगी। जैसा आपको चाहे वैसे पढ़ सकते हो आप उनको, और हर एक लेक्चर की नोट्स उसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यदि आप में से कोई भी छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहता है, लेकिन दुविधा है कि YouTube पर एक बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है जो शुरू से लेकर एंड तक आपका साथ बने रहे, जो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवा दे, दैट मींस कि सारे जीएस के जितने भी पेपर है सबको कंप्लीट करवा दे, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और सबसे बड़ी बात वो निःशुल्क चाहिए, पेमेंट नहीं देना है आपको। तो दोस्तों, प्रज्ञान से बेहतर ऑप्शन आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता है एट करंट में, एट प्रेजेंट में। आज के समय में यूट्यूब पर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मतलब सर्च नहीं कर पाओगे जो कंप्लीटली फ्री पढ़ा रहा हो, और साथ में सभी जीएस के सारे सब्जेक्ट आपको फ्री पढ़ने को मिल जाए, वो भी नोट्स के साथ में। एक बेहतर प्रयास मेरे द्वारा किया गया है YouTube प्लेटफॉर्म पर ही, प्रज्ञान हिंदी के नाम से, तो एक बार विजिट जरूर कीजिएगा इसको। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए ना। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़वा दी गई है इसी लेक्चर की, ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप प्रॉपर तरीके से हमारी क्लासेस ले पाए। ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही है। फर्स्ट यूनिट का आखिरी पार्ट चल रहा है, आखिरी टॉपिक चल रहा है आज, ठीक है ना। आखिरी टॉपिक के दो पार्ट होने वाले हैं, दो पार्ट, पार्ट 1 पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं, और सेकंड पर कल हम डिस्कस करेंगे। दो पार्ट इसके होने वाले हैं, और वैसे ही हम फिर अमेरिकी राज व्यवस्था पर पहुंच जाएंगे, अमेरिका के संविधान पर डिस्कस करेंगे, राजनीति पर डिस्कस करेंगे। सब कुछ क्लियर है यहां तक का? चलिए अब हम हमारे सेशन पर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट पर, देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में आज क्या क्या दिया गया है हमारे पढ़ने के लिए। ब्रिटिश राजनीतिक दलों में, जैसा मैंने प्रारंभिक पेज में बताया था आप लोगों को कि दो कॉन्सेप्ट पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहला है ब्रिटिश राजनीतिक दलों का महत्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं इन दोनों को अलग अलग करके लाया हूं। अन्यथा क्या होता ना कि यहां पर 2 पॉइंट की जगह 4 पॉइंट हो जाते, सेशन आपका 1.5 से 2 घंटे का हो जाता, और प्रॉब्लम हाँ ये हो जाती कि आपका फोकस सीधा दलों की ओर पहुंच जाता, जो ब्रिटिश दल है उनकी ओर पहुंच जाता, महत्व और विशेषताओं से फोकस हट जाता। इसलिए सेपरेट सेशन लेकर के आया हूं ताकि आप लोगों का फोकस बना रहे। महत्व और विशेषताओं से संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इग्नोर मत कीजिएगा। आज के सेशन को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करना, रटने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप क्लास में याद होगा, ठीक है। तो पहले हम महत्व पर डिस्कस करेंगे, इसके इंपॉर्टेंस पर, उसके बाद में हम इसकी विशेषताओं पर डिस्कस करेंगे। 2 पॉइंट मात्र है। चलिए बढ़ते हैं, एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है आज के टॉपिक से संबंधित, देख लीजिएगा एक बार अच्छे से।
चलिए शुरू करते हैं ब्रिटेन का संविधान में राजनीतिक दलों की या राजनीतिक दलों का महत्व। ब्रिटेन की राज्य व्यवस्था हो या दुनिया के किसी भी ऐसे देश की राज्य व्यवस्था हो जहां पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। अच्छा, ये बात तो आप सभी समझते हैं ना कि लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोक पहले प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर मैं बात करूं तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ होता है कि ऐसी राज्य व्यवस्था जहां पर जनता अपने देश को चलाने के लिए स्वयं निर्णय लेती हो, संपूर्ण जनता मिलकर के निर्णय लेती हो। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वह होता है जहां पर जनता खुद निर्णय तो लेती है लेकिन खुद लेने की अपेक्षा वो कुछ प्रतिनिधियों को चुनकर के सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करती है और फिर वो प्रतिनिधि ही जो है जनता की ओर से निर्णय लेते हैं कि किस तरह से देश को चलाना है। ये दो प्रकार की शासन व्यवस्था होती है, ठीक है ना। तो जहां पर भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है जिसे हम प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र? क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधि को चुनकर के सरकार बनाने के लिए भेजती है, इसलिए प्रतिनिध्यात्मक मतलब प्रतिनिधि, ठीक है। तो प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र भी इसको कहा जाता है। तो दुनिया का चाहे कोई सा भी राष्ट्र हो जहां पर भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र व्यवस्था है, ऐसे देश में राजनीतिक दलों का होना परम आवश्यक होता है। सोच के देखिए, अगर भारत कैसा है दोस्तों? संसदीय लोकतंत्र है। कौन सा है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाते, प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र को हमने अपनाया हुआ है। अगर मान लो कि भारत में कोई राजनीतिक दल ना हो तो बताइए भारत की जनता किसको चुन करके सरकार बनाने के लिए भेजेगी? क्योंकि सरकार जो बनाते हैं वो मंत्री जनता के प्रतिनिधि कहलाते हैं। तो जनता का प्रतिनिधि बनेगा कौन? तो ये राजनीतिक दल ही तो बनते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र को चलाने के लिए राजनीतिक दलों का होना बहुत जरूरी है। अब एक बात यहां पर सामंजस्य में डाल देती है कि सर अगर ये राजनीतिक दल इतने ही इंपॉर्टेंट थे, इतने महत्वपूर्ण थे, इनका अस्तित्व इतना आवश्यक था, तो फिर इनका वर्णन संविधान में क्यों देखने को नहीं मिलता है? जी हां, दुनिया के किसी भी संविधान में राजनीतिक दलों का वर्णन नहीं किया गया है, संविधान में, विधान में। लेकिन व्यवहारिक रूप से यदि आप देखोगे ना, क्योंकि संविधान निर्माताओं को पता था कि यहां पर वर्णन करने से कोई मतलब ही नहीं है राजनीतिक दलों का, क्योंकि व्यवहारिक रूप से तो पूरा देश राजनीतिक दल ही चलाएंगे। तो कहने का अर्थ यही है कि विधान या कानून की अगर हम बात करें, मतलब संविधान की बात करें, तो उसमें राजनीतिक दलों का कोई उल्लेख नहीं होता है। लेकिन फिर भी व्यवहारिक रूप से राजनीतिक दल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत आवश्यक होते हैं। प्रजातंत्रीय शासन के अंतर्गत केवल शासक दल का ही नहीं अपितु जो विरोधी दल होता है ना, उसका भी बड़ा महत्व होता है। सिर्फ जिस दल ने सरकार बनाई है उस दल के अलावा भी जो विरोधी दल होता है उसका भी बड़ा महत्व होता है संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत, संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत। तो जब हम बात कर रहे हैं कि यार अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का होना अति आवश्यक है, तो ब्रिटेन पर अब नजर डालिए। तो ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था है वो कैसी है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही अपनाया गया है ब्रिटेन में, मतलब कि प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र को अपनाया गया है। तो वहां पर भी तो राजनीतिक दलों का महत्व होना ही चाहिए, एग्जैक्टली होना चाहिए, है ना। वर्तमान में यह कहें कि आधुनिक समय की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन का जो संविधान है या ब्रिटेन का जो या राजनीतिक व्यवस्था है उसका जिस तरह से विकास हो रहा है, आज भी विकास हो रहा है संविधान का। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन का संविधान लिखित फॉर्मेट में नहीं है, अलिखित फॉर्मेट में है। तो ब्रिटेन के संविधान का जिस तरह से विकास हो रहा है ना, वो किस पर निर्भर करता है? वो वहां के राजनीतिक दलों पर ही निर्भर करता है। राजनीतिक दल जिस तरह के होंगे वैसे ही उसका संविधान उसी दिशा में मुड़ता जा रहा है। तो ब्रिटेन के संविधानों के जो लेखक हैं, ब्रिटेन के जो विद्वान लोग हैं, जो लेखक हैं, उन्होंने एक बात को तो एक मत से स्वीकार किया है कि दल प्रणाली ब्रिटिश राजनीतिक जीवन की आधारशिला है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि ब्रिटेन की ही राजनीतिक जीवन की आधारशिला, बल्कि दुनिया के जहां जहां पर भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है, हर एक उस राष्ट्र की जो शासन व्यवस्था है उसकी आधारशिला उस देश का राजनीतिक दल ही होता है। क्योंकि उसका देश किस दिशा में जाएगा ये तय करने वाला
कोई नहीं बल्कि राजनीतिक दल ही होता है जो सरकार बनाता है। बात समझ आई ना? और व्यवहारिक रूप से भी ये बात सत्य ही तो लगती है। अरे भाई, जैसे राजनीतिक दल होंगे, जैसी नेताओं की नीयत होगी, देश उसी दिशा में जाएगा ना। बात समझ आ रही ना? तो यहां पर एक परिभाषा बड़ी शानदार दी गई है, जेनिंग ने बहुत प्यारी परिभाषा दी है, एक ही बार में आपको याद होगी, और इसको पुट जरूर करना जब भी ये कॉन्सेप्ट आप एग्जाम में लिखें तो। उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश शासन राजनीतिक दलों से ही प्रारंभ होता है और इसी पर समाप्त हो जाता है। क्या कहा उन्होंने? ब्रिटेन का जो शासन है वह राजनीतिक दलों से ही शुरू होता है और यहीं समाप्त हो जाता है। ठीक है ना? तो ब्रिटिश राजनीतिक दलों के महत्व के अंतर्गत कोई पॉइंट नहीं, बस ये 4-5 पैराग्राफ लिखना है आपको। कितने बात है, 3 पैराग्राफ दिए मैंने, एक तो उसमें परिभाषा ही है। इतने कंटेंट में आपका महत्व वाला कॉन्सेप्ट परफेक्ट बैठ जाएगा, फिक्स हो जाएगा। जरूरत नहीं है कुछ भी एक्स्ट्रा डालने की इसमें। कंटेंट बेहतर दीजिए, क्वालिटी होना चाहिए। क्वांटिटी पर फोकस मत करना दोस्तों एग्जाम में, क्वालिटी पर फोकस करना कि आप किस तरह का कंटेंट आप दे रहे हो एग्जामिनर को, है ना। क्वांटिटी में तो आप 10-12 पेज भर के आ जाएंगे, क्या फर्क मिलने पर पढ़ने वाला? आज तक तो कभी नंबर मिले नहीं है पेज भरने से, तो अब क्या मिलेगा? तो यार थोड़ा कुछ दीजिए उसे कि पढ़ के उसे भी लगे कि हाँ बच्चा पढ़ के आया है, पढ़ समझ रहे ना बात को। चलिए, तो इतना महत्व के लिए पर्याप्त तो होगा। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में विशेषताओं की, कि ब्रिटेन के राजनीतिक दलों की विशेषता एक्चुअल में क्या है, या दलीय जो व्यवस्था होती है ब्रिटेन की, उसकी विशेषता क्या है। अभी जिसका हमने महत्व देखा उसी की विशेषताओं को देखने वाले हैं। अब यहां पर आप लोग में थोड़ा सा, अगर कोई छात्र बच्चा हो रहा तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेगा कि अगर मान लो कि सिर्फ किसी क्वेश्चन में महत्व ही पूछ ली है, कंटेंट कम पड़ रहा है, अब क्या करें, फंस गए। जरूरत नहीं है, क्योंकि जो विशेषताओं दे रहा हूं ना, विशेषताओं में 2-3 पॉइंट आप ऐसे निकाल सकते हो इस विशेषताओं में से जो आप महत्व में लिखने लायक होंगे। विशेषताओं में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार की बातों को समाहित किया जाता है। तो उसमें से जो सकारात्मक, दैट मीन्स की जो पॉजिटिव थिंकिंग है, उस पॉजिटिव थिंकिंग वाले कंटेंट को निकाल करके महत्व वाले कॉन्सेप्ट में डाल दीजिए, यदि आपको कंटेंट बनाना है तो। और इसी उद्देश्य से मैं महत्व और विशेषताओं को एक साथ लेकर के आया हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इसके प्रथम पक्ष में कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि यहां की जो शासन व्यवस्था है वो द्विदलीय शासन पद्धति है। कैसी? द्विदलीय शासन पद्धति है। ठीक है, ओके। द्विदलीय शासन पद्धति ब्रिटेन की शासन व्यवस्था की या दलीय व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता कि यहां द्विदलीय पद्धति विद्यमान है ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में। क्या मतलब होता है द्विदलीय का? द्विदलीय का जैसा नाम दिखा रहा है ना कि द्विदलीय, मतलब ये मत समझ जाइएगा क्या 2 दलों की शासन व्यवस्था की यहां ब्रिटेन में 2 दल होंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, वैसे तो लगभग देशों में अगर हम बात करें ना तो 2 दलों का ज्यादा प्रभाव होता है। ऐसे तो दल बहुत सारे होते हैं। भारत की बात कर लीजिए ना, भारत में कितने दलों का ज्यादा प्रभाव है? 2-3 दलों का, गिने चुने दलों का प्रभाव ज्यादा रहता है, बाकी दल तो बहुत सारे हैं। ठीक उसी प्रकार से द्विदलीय पद्धति का मतलब होता है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा दल उस शासन व्यवस्था में हो सकते हैं, उस शासन व्यवस्था में हो सकते हैं। तो ब्रिटेन ने अपनी परंपराओं के आधार पर ही द्विदलीय पद्धति को अपनाया है। बेसिकली अगर देखा जाए तो पिछले काफी लंबे समय से हम ब्रिटेन में 2 दलों के ज्यादा प्रभाव को हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में यह व्यवस्था की गई है कि वहां पर राजनीतिक दलों का जो है 2 से ज्यादा राजनीतिक दलों का गठन किया जा सकता है। और अगर हम पिछले कुछ दशकों को, लगभग 3-4 दशकों को देखें तो कम से कम 10 राजनीतिक पार्टियां जो है ना ब्रिटेन के चुनावों में अपने प्रतिनिधि खड़े करती है। लेकिन फिर भी हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि फिर भी भले ही 10-20 पार्टियां हैं वहां की जो अपने प्रतिनिधि खड़े करती चुनाव में, लेकिन फिर भी जनता का जो बहुमत प्राप्त है, जनता का जो विश्वास प्राप्त है, उस विश्वास वाले मामले में वहां की 2 राजनीतिक पार्टियों को सबसे ज्यादा विश्वास प्राप्त है, ज्यादा प्रभाव रहता है। वही जो है पूरे ब्रिटेन में दोनों पार्टियां छाई रहती है। इसी प्रणाली को ही हम द्विदलीय प्रणाली कहते हैं। समझ आई? तो ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है इसके सुदृढ़ संगठन की या केंद्रीकरण की।
याद रखिएगा कि ब्रिटेन की जो राजनीतिक पार्टियां ना, वो भारत जैसे राजनीतिक पार्टियां नहीं है कि कोई नेता कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है। समझ रहे बात को? मतलब कि वो जो हेड होता है ना पार्टी का, उसके कंट्रोल में पूरी तरह नहीं होते भारत के जो राजनेता होते हैं वो। लेकिन ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में ऐसा नहीं है, या कहें कि दलीय व्यवस्था में ऐसा नहीं है। राजनीति की पार्टी में, पॉलिटिकल पार्टी में जो भी नेता शामिल होता है ना, वो अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देता है अपनी पार्टी के लिए। इसीलिए उन नेता, क्योंकि उस दल की जो है ना एक नीति जो होती है ना, एकदम ट्रांसपेरेंट होती है, स्पष्ट होती है। और यहां के दल बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। समझ आ रहा ना? सरकार बनने के बाद में करते कुछ और है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। उनकी जो पॉलिसी होती है, जो नीति होती है, एकदम स्पष्ट होती है। कोई नेता अगर किसी दल को दल में शामिल होना चाहता है ना, तो वो तभी शामिल होगा उसमें जब उसकी नीतियां भी पार्टी की नीतियों से मेल खाती होगी। इसीलिए कहा गया है कि ब्रिटेन की जो दलीय व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा सुदृढ़ है। क्या है? सुदृढ़, एकदम स्पष्ट है। और केंद्रीकरण है, केंद्रीकरण वहां पर पाया जाता है उन पार्टियों में, क्योंकि पार्टी का हेड और पार्टी जो होता है ना, उसको संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है दल की। तो ब्रिटेन के राजनीतिक दल बहुत अधिक संगठित और केंद्रीकृत होते हैं। संसदीय शासन पद्धति में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में निकट संपर्क होना बहुत जरूरी होता है। समझ गए? यहां पर एक बात आप स्पष्ट रूप से यहां पर फिट कर लेना कि जिस किसी देश ने भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, उस देश में व्यवस्थापिका जो कानून का निर्माण करती है और कार्यपालिका जो उस कानून को संचालित करती है, दोनों का निकट संपर्क होना बहुत जरूरी है। मतलब दोनों को निकट होना बहुत जरूरी है। और अधिकतम देशों में तो जो व्यवस्थापिका होती है वही उसी नेताओं को मिलाकर के ही कार्यपालिका का निर्माण कर दिया जाता है। अमेरिका जैसे देशों की बात अलग है, क्योंकि वहां है ना, वहां की बात अलग है। वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। वहां की व्यवस्थापिका अलग होगी, कार्यपालिका अलग होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर कार्यपालिका का चुनाव अलग और कार्यपालिका के हेड के रूप में राष्ट्रपति का चुनाव अलग होता है। व्यवस्थापिका के जो मंत्रीगण होते हैं उनका चुनाव अलग से करती जनता। लेकिन भारत या ब्रिटेन जैसे देशों में जहां संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, वहां पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका लगभग एक जैसी होती है, एक ही व्यक्ति के कंट्रोल में अधिकतम रूप से होती है। इसे सुदृढ़ केंद्रीकृत राजनीतिक दलों के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। तो अब इन दोनों का, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का नजदीक होना भी बहुत, समझिएगा ना, क्योंकि सबसे बड़े दो पिलर है किसी भी देश की शासन व्यवस्था में। तीन पिलर होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जो मजबूत पिलर है किसी भी शासन व्यवस्था के, वो अगर उस दल के हाथ में है तो समझिए ना उस दल का सुदृढ़ होना कितना जरूरी है ना। तो ब्रिटेन में नीचे से ऊपर तक समस्त राजनीतिक दल एक सूत्र में बंधा होता है। आयाराम गयाराम जैसी स्थिति नहीं होती है ब्रिटेन के राजनीतिक दलों में, ये भी आप विशेष रूप से याद रखिएगा। अगला पॉइंट है इसमें कठोर अनुशासन। जी हां, जिस प्रकार से ये सुदृढ़ केंद्रीकृत है, तो ये नेता अपने आप ऐसे आके नहीं बन जाते, इन सुदृढ़ केंद्रीकृत ऐसे नहीं हो जाते दलों में। उन्हें कठोर अनुशासन का पालन करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, मजबूर रहते नेता। ब्रिटेन में सुदृढ़ और केंद्रीकृत राजनीतिक दलों का स्वाभाविक परिणाम क्या होता है कि कठोर दलीय अनुशासन में देखा जा सकता है। अन्य देशों के राजनीतिक दलों की तुलना में ब्रिटिश राजनीतिक दल निश्चित रूप से अधिक अनुशासित होते हैं। इसके अलावा नेता की सर्वोच्च स्थिति, नेता की सर्वोच्च स्थिति। अब नेता क्या, उस पार्टी का जो नेता होगा ना, उसकी जो स्थिति होगी, जो पद होगा, वो सर्वोच्च होना जरूरी है। भी कहीं जाकर वो पूरी पार्टी को हैंडल कर पाएगा, कंट्रोल कर पाएगा। तो ब्रिटेन में राजनीतिक दलों में दलीय नेता का सर्वोपरि माना गया है। ब्रिटिश जनता दल को नहीं बल्कि अपने नेता को वोट देती है। तो ब्रिटेन में क्या, आप तो किसी भी देश में देख लीजिए ना, जनता आज भी इतनी सक्षम नहीं हो पाई है कि वो दल को चुना वोट दे, बल्कि वो किसको वोट देती है? अपने नेता को वोट देती है, अपने नेता पर विश्वास करती है, दल पर नहीं। तो इस दलीय नेता को अपने दल का पूर्ण समर्थन प्राप्त होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर कभी उस दल को लगा, उस पार्टी को लगा कि अब इस व्यक्ति का महत्व कम होता जा रहा है, तो वो दल बिना सोचे समझे अपना नेता बदल देगा, है ना, अपना नेता बदल देगा।
तो इस प्रकार से उस दल के सदस्यों का अगर एक बड़ा भाग जिसे लगता है कि इस व्यक्ति के नेतृत्व में चुनाव में विजय प्राप्त करना संभव नहीं हो पाएगा, तो वो अपने नेतृत्व को बदल लेगा, परिवर्तन करेगा, अपना नेता बदल लेगा, चेंज कर देंगे, किसी और को पार्टी का नेता बना लेंगे। इसके अलावा अंतिम रूप से एक अंतिम पॉइंट बचा आपका निरंतर सक्रियता। तो ब्रिटेन के जो राजनीतिक दल होते हैं ना, वो निरंतर सक्रिय होते हैं। कैसे? अमेरिका जैसे देशों में राजनीतिक दल चुनाव के बाद 3 वर्ष के लिए ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, सो जाते हैं, आराम फरमाते हैं। क्यों? क्योंकि उन दलों को पता है कि एक बार चुनाव होने के बाद अगर कोई जीत गया ना, तो भी 2-3 वर्ष जब तक शासन चलेगा ना, कुछ भी नहीं कर सकते, कोई नहीं, कुछ भी ला सकता, कुछ भी नहीं कह सकता है, क्योंकि ये स्पष्ट हो जाता है कि निश्चित समय से पहले सरकार में परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन ब्रिटेन जैसी व्यवस्था को अगर आप देखोगे, संसदीय व्यवस्था को देखोगे, तो यहां विरोधी राजनीतिक दल सरकार के पतन के लिए, कि सरकार को कैसे गिराएं, इसके लिए दिन रात लगे रहते। देश के विकास में भले ये काम ना करे, लेकिन जो सरकार विद्यमान है उस सरकार की टांग खींचने के लिए, उसको गिराने के लिए ये 24 घंटे इनको मिले, 24 अगर कुछ ज्यादा घंटे मिले होते ना, तो उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के काम करते हैं ये लोग। तो दिन रात इसी कार्य में लोग लगे रहते हैं। शासक दल सत्ता बनाए रखने के लिए, जो शासक दल होता ना, वो ये प्रयास करता रहता है भाई कुर्सी बची रहे, कुर्सी नहीं चली जाए। तो इस तरह से ब्रिटेन जैसे राजनीतिक दल हमेशा सक्रिय रहते हैं। विरोधी दल इसलिए कि सरकार को कैसे गिराया जाए, और सत्ता शासक दल इसलिए कि कुर्सी को कैसे बचाया जा सकता है। तो राजनीतिक दलों के लिए सक्रिय रहना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि किसी भी 3 सप्ताह के नोटिस पर चुनाव की घंटी बज सकती है, कभी भी चुनाव करवाया जा सकता है। तो ये 5 पॉइंटों के माध्यम से ब्रिटिश संविधान की, या ब्रिटिश माफ कीजिएगा, दलीय व्यवस्था की विशेषताओं को नोट कर लीजिए आप लोग, और उसके महत्व को भी नोट कर लीजिए। आई थिंक कि दैट में नोट करने का मतलब ध्यान नोट कर लेना है, पेन पेपर पर नहीं, क्योंकि इसका पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन के माध्यम से दे रहा हूं। आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइएगा इसी सेशन की, और वहां से आप पीडीएफ का डाउनलोड कर ले और अपने पास संभाल करके रखें, एग्जाम टाइम में रिवीजन काम लगाने में काम आएगा। तो तुरंत बाद भी आपको रिवीजन लगाना है। लेक्चर नंबर 11, दैट मींस की कल वाली सेशन में हम चर्चा करेंगे ब्रिटेन के राजनीतिक दलों में 2 विशेष दलों पर हम बात करेंगे, अनुदार दल और मजदूर दल। कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी के पूरे इतिहास को समझने का हम प्रयास करेंगे। और याद रहे, एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं विशेष रूप से आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर के आता हूं, ठीक है ना। जो भी नए छात्र हैं उनको मैं फिर से बताना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की लिंक अवेलेबल है और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी गई है। दोनों को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है यदि आप प्रॉपर तरीके से क्लासेस लेना चाहते हैं तो। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर आपको ऊपर, ठीक मेरे ऊपर दिख रहे हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं, जिससे कि आपको अगर कोई लिंक चाहिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप यहां पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सअप करने के बाद थोड़ा वेट करना होगा, रिप्लाई में थोड़ा समय लगता है क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज्यादा है। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पर आप चाहे फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में। वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।